नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल विंटर सेशन से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे क्या क्या पॉइंट देखने वाले हैं। ये जो आर्टिकल है ये हमारी जीएस पेपर में मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो वेटेज है वो प्रीलिम में भी है, मेंस में भी है, दोनों जगह इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो सेशन समाप्त हो चुका है, कब समाप्त हुआ है? 20 दिसंबर को ये सेशन समाप्त हो चुका है। तो कौन कौन से बिल लाई गई थी इस सेशन में, कौन कौन से बिल पास हुए हैं इस सेशन के दौरान, कौन से बिल पास नहीं हो पाए यानी कि फेल हो गए हैं, क्या क्या चर्चा हुई है, क्या मुद्दे चर्चा में रही थी, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल क्यों चर्चा में इस वजह से है 18वीं लोकसभा का जो विंटर सेशन है वो 20 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। जो शीतकालीन सत्र है वो 20 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। ये भारतीय संसदीय जो इतिहास है, पार्लियामेंट्री जो हिस्ट्री है ना, उसमें आज दिन तक का सबसे जो अनसक्सेसफुल अनप्रोडक्टिविटी का जो सेशन माना जाता है वो सेशन माना जाएगा। यहाँ पे ये जो सेशन था ये सबसे कम लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन था। अभी ये जो आर्टिकल है ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये जो समझना ना कि प्रोडक्टिव कैसे था या उत्पादक था या नहीं था, इसमें कम चर्चा हुई, इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पार्लियामेंट में होता क्या है, पार्लियामेंट के प्रोसीजर को समझना होगा, पार्लियामेंट किस प्रकार से काम करती है। तो देखो आपने कभी पार्लियामेंट का प्रोसीजर देखा नहीं होगा क्योंकि हम और आप तो कभी वहाँ पर गए नहीं हैं, ठीक है जी, ना हमारे घर पे कोई मंत्री है जो वहाँ पे गया। तो हम बात कर लेते हैं ये पहले काम कैसे करता है पार्लियामेंट देखो काम कैसे करता है। 11 से 6 बजे तक ये चलता है, सुबह 11 बजे 11 AM टू 6 PM तक पार्लियामेंट अपना काम करता है। मंत्री देखो इतना सारा काम कर रहे हैं, मंत्री काफ़ी मेहनती हो गए, 11 बजे से 6 बजे तक काम करते हैं, कम चीज़ थोड़ी है इतने टाइम तक काम करना। तो 11 बजे स्टार्ट होता है, 6 बजे तक चलता है पार्लियामेंट। 11 से 12 के बीच में जो टाइम होता है इसे कहा जाता है क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल। जो 11 से 12 बजे का सबसे पहला जो टाइम होता है, सबसे जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है या क्वेश्चन आवर कहा जाता है। इस समय क्या होता है, इस समय जो मंत्री होते हैं उनको क्वेश्चन पूछते हैं, जो MP होते हैं ना वो जो मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के पूछ सकते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एक स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, एक अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मंत्रियों को पूछे जाते हैं, किसके द्वारा? जो विपक्ष के MP MLA वगैरह होते हैं, वो MLA है मतलब विधानसभा है तो MLA पूछेंगे, और लोकसभा है तो वहाँ पे MP पूछेंगे। सरकार के भी जो है जो सत्ता में वो भी इनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर को। तो ये क्वेश्चन आवर है, इसके माध्यम से सरकार की अकाउंटेबिलिटी जो जिम्मेदारी होती है, जो जवाबदेही होती है वो तय की जाती है। सरकार को क्वेश्चन पूछोगे तभी तो सरकार जिम्मेदार बनेगी कि सर आपने काम सही से नहीं किया है, इसलिए आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं। तो पहला जो घंटा होता है 11 बजे से 12 बजे का बीच का, उसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। इस समय के दौरान मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंत्रियों को प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कौन पूछता जाते हैं? जो मंत्रियों को संसद वगैरह होते हैं, संसद में जो सांसद होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो MP होते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं प्रश्नकाल में, एक तो स्टार्ड यानी तारांकित क्वेश्चन होते हैं, अतारांकित क्वेश्चन होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। ये पहले घंटे में होता है। फिर दूसरा घंटा होता है वो होता है 12 से 1 बजे का। पहला होता है 11 से 12 बजे के बीच में क्वेश्चन आवर, दूसरा होता है 12 से 1 बजे के बीच का, उसे 0 आवर या शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में क्या होता है? शून्यकाल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ये एक अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मुद्दे उठाए जाते हैं। शून्यकाल में ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो लोकहित पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो, कोई ऐसा मुद्दा हो जहाँ पर उसको उठाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो। देखो एक ऐसी कोई बीमारी फैल गई है या फिर इमरजेंसी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसका जिक्र करना अभी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो अब सारे मुद्दों को साइड में पटको लेकिन इस मुद्दे पे बात करो। तो इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं वो 0 आवर में उठाए जाते हैं। 0 आवर के लिए कोई भी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, जबकि जो प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर होता है, उस दौरान नोटिस देना पड़ता है, सर हमें ये क्वेश्चन पूछना है।
उसका आंसर है वो भी रिटर्न में या मौखिक रूप से दिया जाता है, बट वो तुरंत दिया जाता है। बट ये जो 0 आवर होता है वहाँ पे कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं। नोटिस तो आप तब दोगे ना जब आपको पता है कि अभी इमरजेंसी सिचुएशन क्या है। इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, जब इमरजेंसी आएगी तभी तो आप ऐसी 0 आवर में क्वेश्चन पूछोगे ना। तो 0 आवर है वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट है, लोक हित में जो आवश्यक चीज़ है वो पूछी जाती है 0 आवर के समय में। तो पहला क्वेश्चन आवर समझ में आ गया, जो कि 11 और 12 के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 12 और 1 के बीच में शून्य आ जाता है। शून्य मतलब कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी बोल दो। तो 0 आवर में पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं वही पूछी जाती है। बाकी शून्य मतलब 0, बाकी कुछ भी नहीं, ओनली पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें पूछो। फिर 1 के 2 के बीच में तो हम करेंगे खाना खाएंगे भाई, लंच करेंगे, मौज मस्ती होती है 1 के 2 के बीच में। हालांकि 11 के 6 के बीच में मौज मस्ती होती है, बट ये 1 के 2 का बीच का टाइम होता है, खाना वाना खा के मौज मस्ती का करके आ जाते हैं। फिर जो 2 बजे से 6 बजे का टाइम होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बिल पास करती हैं, जो चर्चाएं होती हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं वो 2 से 6 के बीच में हो जाती है। बाकी 2 बजे से पहले होते हैं 11 से 12 क्वेश्चन आवर, 12 से 1 शून्यकाल 0 आवर, उसके बाद में खाना, उसके बाद में गवर्नमेंट के काम होते हैं। इस प्रकार से पार्लियामेंट है वो काम करती है। अब हम बात कर रहे थे इस बार का जो सत्र था, शीतकालीन सत्र था, वो आज दिन तक का सबसे अनप्रोडक्टिव या इसमें प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो इससे क्या मतलब है, क्यों प्रोडक्टिविटी नहीं थी, इसे इस प्रकार क्यों कहा जाता है, इसे कम उत्पादक क्यों कहा जाता है, लीस्ट प्रोडक्टिव क्यों कहा जा रहा है। देखो, प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादन करना। तो लोकसभा में क्या उत्पादन होता है, पार्लियामेंट में उत्पादन किस चीज़ का होता है, पार्लियामेंट में काम किया जाता है, बिल पास करवाए जाते हैं, बिल पे चर्चा होती है, यही सारी चीज़ें होती है। जब ये चीज़ नहीं होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, लीस्ट प्रोडक्टिव कहा जाएगा ना। तो इस बार का जो सत्र था ये सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव था, बिकॉज की इस दौरान ना तो कोई बिल पास हुए हैं, इतने सारे बिल लेके आए थे, टारगेट था 16 बिल पास करवाने, उसमें से केवल 1 बिल ही पास करवाया गया, 15 बिल पास ही नहीं हुए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार का सत्र था वो लिस्ट प्रोडक्टिव था, क्योंकि कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई बिल पास नहीं हुई, ना किसी बिल पे चर्चा हुई, बस आरोप प्रत्यारोप हुआ था। सत्ता पक्ष थी, उन्होंने विपक्ष पे आरोप लगाए कि भाई वो नेशनल इंटरेस्ट में खेलते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो विपक्ष वाले थे उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि केंद्र सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार है वो अम्बेडकर जी की बेइज्जती कर रही है। तो ये सारे मुद्दे देखने को मिली। अब देख लो यहाँ पे क्वेश्चन ओवर और ये अपन दोनों चीज़ें देख चुके हैं। क्वेश्चन ओवर क्या होता है, ठीक है जी। फिर 0 आवर क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम आराम से देख चुके हैं। हमने देखा था 11 से 12 के बीच में होता है प्रश्नकाल, ठीक है, क्वेश्चन आवर कहा जाता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे पहले नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद में 12 से 1 के बीच में होता है शून्यकाल होता है, शून्यकाल में कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो क्वेश्चन आवर है ये पहले से हमारे पार्लियामेंट में मौजूद था, ठीक है, ये हमने किसी से उधार लिया है। बट ये जो शून्य आवर है ये हमारी खुद का इनोवेशन है, हमने खुद ने, हमारी पार्लियामेंट ने खुद ने बनाया है। इससे पहले ये किसी देश में नहीं था, ठीक है, भारत ने खुद ने बनाया है। तो इसमें क्या था, ये 1962 में इसे इनोवेट किया गया था इंडिया के द्वारा। इनोवेट किसके द्वारा किया गया था, भारत के द्वारा। हमारे एक स्पीकर थे जिनका नाम था रवि राय। तो रवि राय जी स्पीकर थे, हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ये 1962 में 1962 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों किया गया था, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मुद्दा हो, लोकहित का कोई मुद्दा हो, उस मुद्दे को उठाया जाए, उस मुद्दे को सबसे पहले तवज्जो दिया जाए। इस प्रकार का मुद्दा उठाने के लिए 0 आवर को इंट्रोड्यूस किया गया था अपने पार्लियामेंट में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई है, इसे उत्पादकता और विधायी कार्य क्या क्या चीज़ें हुई है। तो अभी जो राज्यसभा थी, एग्जाम्पल के लिए राज्यसभा में कितने 100 घंटे काम करना होता है, बट इस बार कितना काम हुआ है, इस बार ओनली 40% काम हुआ, मतलब ओनली 40 घंटे ही काम हुआ है। एग्जाम्पल के लिए राज्यसभा है वो जितने सत्र चलेगा उसमें 100 घंटे काम करती है, पर उसका 40% ही काम किया है, मतलब 40 घंटे ही काम किया। तो टोटल है 43 घंटे 27 मिनट में ही इन्होंने काम किया, इससे ज़्यादा ये लोग बैठे ही नहीं। ये देखो एग्जाम्पल के लिए ये बैठना होता है, अंदर बैठ के काम करना होता है। पर ये क्या करते हैं, कोई भी बिल आता है उसका मुद्दा बना देते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, संसद से बाहर आ जाए। ये जो संसद होती है इससे बाहर आ जाएगी तो काम होगा ही नहीं, तो वो बैठेंगे नहीं, पूरा टाइम बैठना होता है, बैठते नहीं, आधे लोग आते नहीं, आधे लोग घर पे रहते हैं। इस प्रकार से राज्यसभा में काम नहीं हुआ।
लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी पूरा काम नहीं हुआ, 54% ही लोकसभा में काम हुआ, राज्यसभा में 40% ही काम हुआ। तो बहुत ही कम काम देखने को मिला है। ठीक है, 16 विधेयक लेके आए थे, उनमें से केवल एक विधेयक है वही पास हो पाया है। 16 बिल लेके आए थे, उसमें एक ही अधिनियम बन पाया है, एक ही एक्ट बन पाया है। कौन सा एक्ट बना है? नागरिक उड्डयन क्षेत्र का जो था भारतीय वायुयान विधेयक था 2024 का, वो एक ही अधिनियम बन पाया है। 15 है वो फेल हो चुके हैं। इस प्रकार की घटना हुई है। अब राज्यसभा में कौन कौन से बिल पारित हुए थे इस दौरान? ये जो सेशन था उसमें राज्यसभा के कौन कौन से बिल पास किए? राज्यसभा ने एक तो बॉयलर विधेयक और तेल संशोधन विधेयक है ये पारित किया है। ठीक है, ये औद्योगिक और पेट्रोलियम का जो सेक्टर है उसमें बहुत ही बड़े बदलाव लाने वाला था। तो राज्यसभा में केवल एक बिल पास हुआ है। ठीक है, लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर एक बैंकिंग संशोधन था, इससे संबंधित विधेयक था, वो भी पास हुआ है। एक रेलवे से रिलेटेड विधेयक था, बिल था, वो भी पास हुआ है। तो राज्यसभा में क्या क्या बिल पास हुए? ये ऑयल से रिलेटेड था, वो पास हुआ है। ठीक है, लोकसभा में बैंकिंग से रिलेटेड है, रेलवे से अभी हम देखो इसके बारे में नहीं देखेंगे क्योंकि इसके बारे में या तो अलग से आर्टिकल आ जाएगा या फिर ये बिल है जब एक्ट बनेंगे तब हम अच्छे से इसको देख लेंगे। अभी तो एक्ट बने नहीं है तो देखने का मतलब नहीं है। तो बैंकिंग से रिलेटेड जो संशोधन होने वाला था, जो अमेंडमेंट होने वाला था, उससे रिलेटेड बिल है वो लोकसभा में पास हुआ है। रेलवे से रिलेटेड जो अमेंडमेंट बिल था वो भी लोकसभा में पास हुआ था। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट बिल है, इसको हमने डिस्कस भी किया था, ये भी पास हुआ था लोकसभा से। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल है, ये भी पास हुआ था। ये 129वां संविधान संशोधन बिल है, ये भी लोकसभा से पास हुआ था। यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल है, ये भी लोकसभा से पास हुआ था। तो लोकसभा में काफ़ी बिल पास हुए थे क्योंकि लोकसभा में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिसकी अभी बीजेपी की है, उनकी मेजोरिटी पे हैं, तो वहाँ पर बिल पास करवाना आसान होता है, इसलिए लोकसभा में बिल ज़्यादा पास हुए थे। राज्यसभा में केवल एक ही बिल पास हो पाया है क्योंकि वहाँ पर मेजोरिटी नहीं है। अब जो अभी का जो सत्र था वहाँ पर क्या क्या मुद्दे देखने को मिले हैं? सबसे पहले जो राज्यसभा के सभापति है, कौन है राज्यसभा के सभापति? जल्दी से बताओ। राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़ जी। तो इनसे रिलेटेड जो बिल हैं इनके नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब इनको हटाने से रिलेटेड एक बिल लाया गया था, इसको इन्होंने खारिज कर दिया था। पहले तो इनको हटाना था, फिर एक नो कॉन्फिडेंस बिल लाया गया था, उसको भी खारिज कर दिया गया, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये एक बिल आया था। उसके बाद में अमित शाह जी के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी अम्बेडकर जी पर, वो भी काफ़ी चर्चा में रही थी। इसके अलावा जो जॉर्ज सोरोस है वो भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। ये केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया था कि जो विपक्ष वाले हैं उनको जॉर्ज सोरोस है वो फंड देता है। ठीक है, और अम्बेडकर जी का मुद्दा है वो विपक्ष वालों ने उठाया था केंद्र सरकार के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ उठा था और ये बीजेपी ने उठाया था। ठीक है, ये प्रकार हुआ था। इंडिया चाइना के रिलेशन है वो भी जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है जयशंकर जी, उनके द्वारा इसको एड्रेस किया गया था कि हमारे चाइना के साथ में किस प्रकार के अभी रिश्ते हैं। तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक है वो पास हुआ, एक साथ चुनाव में वो वाला विधेयक है। कौन कौन से मुद्दे रहे विपक्ष बनाम सरकार का? जगदीप धनखड़ जी है, इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उनको इन्होंने खारिज कर दिया था। फिर अम्बेडकर जी पर टिप्पणी की गई थी अमित शाह जी के द्वारा, वो काफ़ी चर्चा में रहता। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा है वो चर्चा में रहता। भारत और चीन के जो संबंध है ये मुद्दा भी चर्चा में रहता। अब बात करते हैं, ये तो टेंशन देखने को मिली है कि हमारी संसद है वो प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रही है। तो अब काम अच्छे से नहीं कर रही है तो इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं? संसद अपना अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं? सुधारों की बात करें तो सबसे पहले संसदीय जो मानदंड होते हैं, हमारे पार्लियामेंट्री नॉर्म होते हैं, उनको रिस्टोर किया जाए, उनकी बहाली किया जाए। संसद में अच्छे अच्छे अलग अलग से नियम बनाए गए। लोकसभा के लिए लोकसभा का प्रोसीजर एक अलग से नियम है, वहाँ पे अलग अलग नियम दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग लोकसभा काम करती है। राज्यसभा के लिए भी अलग से नियम बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग राज्यसभा काम करती है। तो ये जो संसद के नियम होते हैं, जो मानदंड होते हैं, ठीक है, जो नॉर्म्स होते हैं, उनकी अच्छे से बहाली हो। ये बहाली क्यों जरूरी है? ये बहाली इसलिए जरूरी है, अगर ये रिस्टोर्ड होंगे, ये वापस करेंगे तो राज्यसभा में जो राजनीतिक दल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, यानी कि संसद में जो पार्टीज है, जो राजनीतिक दल है, उनका विश्वास आसानी से होगा और विश्वास होगा तो अच्छे से वो बातचीत करेंगे, जो कदम उठाने की जरूरत है वो कदम उठाएंगे और एक शालीनता से, ठीक है, एक शालीनता से
एक कोऑर्डिनेशन से काम करना है। अगर कोई बिल आ रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, जो भी कमेटी हो उनके पास अगर भेजना है बिल को तो उसके पास में भेजा जाना चाहिए, उसकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए और बिल का पूरा जो प्रोसीजर है ना उसको फॉलो करके ही उस बिल को पास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार के पास में बहुमत है तो मन चाहे वैसे बिल पास कर दे, और सरकार के पास में इस स्पष्ट बहुमत है लेकिन वो बिल पास नहीं करवा रही है, अच्छा बिल है फिर भी पास नहीं हो रहा है बिकॉज कि उसमें विपक्ष टांग अड़ा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, सरकार की भी नहीं विपक्ष की भी नहीं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर बीच सत्र में छोड़ के चले जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो संसदीय जो मानदंड होते हैं उनकी बहाली करने की आवश्यकता है। फिर जो संस्थागत तंत्र है उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। जो हमारा सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। जो बिल आते हैं, देखो पहले बिल आएगा लोकसभा या राज्यसभा में, फिर क्या होगी उस पर चर्चा होगी, लोकसभा में आए तो लोकसभा में चर्चा होगी, फिर उस पर क्या होगा वोटिंग होगी। ठीक है, अगर आवश्यकता है किसी कमेटी के पास भेजने की तो उस कमेटी के पास में भेजा जाएगा, फिर लोकसभा में आएगी चर्चा होगा, फिर जाएगी राज्यसभा में, राज्यसभा में चर्चा होगी, कमेटी के पास भेजना तो कमेटी के पास में, फिर वोटिंग होगी, फाइनल राष्ट्रपति के पास में, साइन और एक्ट बन जाएगा। इस प्रकार से ये चलता है। तो अगर इस प्रकार से चल रहा है तो वो सही है। अगर ऐसे नहीं चल रहा है, डायरेक्ट लोकसभा में आया, किसी कमेटी के पास नहीं भेजा गया, ना कोई चर्चा हुई, डायरेक्ट वोटिंग हुई, पास हो गया, ठीक है, गया राज्यसभा के पास में, वोटिंग हुई, पास हो गया, ये 3 में ही पूरा हो गया, तो वो बिल है वो इससे क्या होता है, इससे ऑथोरिटेरियनिज्म आ जाता है, इससे निरंकुशता आ जाती है। सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार देखो अगर चर्चा होगी तो अगर जो बिल में कमियां हैं उसको दूर भी तो किया जा सकता है। चर्चा से पता चलेगा ना कि बिल में क्या क्या कमियां हैं। तो पूरी चर्चा को फोकस करके अगर कोई भी विधेयक पारित करना है तो पूरी सरकार को पूरे सबके साथ में मिलकर, विपक्ष के साथ में मिलकर उस बिल को पास करने से पहले जनता के सामने वो बिल रखना होगा। जनता बताएगी, जनता में जिस जो समझदार होंगे वो बताएंगे कि इसमें ये कमियां हैं, उसके बाद में पूरी प्रोसेसर से वो पार्लियामेंट में चलना चाहिए। पूरी जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करते हुए बिल को पास करने की आवश्यकता है। ऐसे मन चाहे वैसे बिल को पास नहीं करना चाहिए। तो हमारे संस्थागत तंत्र है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है शासन पर ध्यान केंद्रित करना। अभी क्या होता है, एक दूसरे पर दोनों आरोप लगाते हैं। केंद्र सरकार बोलती है विपक्ष सही काम नहीं कर रहा है, विपक्ष बोलता है केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है। दोनों एक दूसरे को परेशान करने में, दोनों एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करने में व्यस्त है। कोई भी नहीं चाहता कि अच्छे से काम हो, जो भी बिल लाई जा रहे हैं अच्छे से पास किए जाए, जो देश के इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उनको प्रिजर्व किया जाए, लोगों के हित के मुद्दे उठाए जाए, क्या क्या कमियां हैं, क्या समस्या है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो पा रही है, ग्रोथ रेट की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, कई सारी बीमारियां देखने को मिलती है, ये क्राइसिस देखने को मिलते हैं। तो इन सारी मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, इनको लेकर काम किए जाने चाहिए, ना कि एक दूसरे पे आरोप लगा जाए, ना कि कोई एक मुद्दा उठा के आए वो दूसरा मुद्दा उसका आरोप लगाए, दूसरा उसका जवाब दे। इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए, वॉकआउट वगैरह है वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था पार्लियामेंट के प्रोसेस रिलेटेड, विंटर सेशन से संबंधित। प्रीलिम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन आर और शून्यकाल यानी शून्य आवर से रिलेटेड बन सकता है, 0 आवर से रिलेटेड बन सकता है। मेंस में बनेगा तो हमारे ऐसे बन सकता है कि अभी को देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट है उसमें जो सत्र होते हैं वो सही से नहीं आयोजित हो रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें क्या कमियां हैं, कौन जिम्मेदार है, क्या सुधार किए जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप है ना कुछ पॉइंट यहाँ से उठा के वहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हरियाणा के फॉर्मर सीएम, 5 बार हरियाणा के सीएम रहे थे, ओम प्रकाश चौटाला, इनकी डेथ हो गई है। रेस्ट इन पीस, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इससे ज़्यादा एग्जाम में काम की चीज़ है नहीं, हम डिस्कस करेंगे नहीं, हमें माफ़ करना। चलते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ गए, कुवैत की यात्रा पर। कुवैत की यात्रा पे गए तो मुद्दा आ गया चर्चा में, तो हम कर लेंगे डिस्कस। मुद्दा क्या है, पीएम मोदी जी कहाँ गए, कुवैत की यात्रा पर गए, तो मुद्दा आ गया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुवैत में है ना, अभी जो प्रधानमंत्री जी गए हैं यात्रा में, ये 43 साल बाद में, 43 ईयर्स के लेटर 43 साल बाद में कोई प्रधानमंत्री है जो अलग से सेपरेटली कुवैत की यात्रा पे गए हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी 1981 में। 1981 में
इंदिरा गांधी जी कुवैत की यात्रा पे गई थी। इसके बाद में 43 वर्षों बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी है वो कुवैत की यात्रा पे गए हैं। तो ये जो है ना कुवैत की यात्रा, ये हमारे जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर जो संबंध है उनको अच्छा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुवैत की यात्रा किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, इस सारी चीज़ों को देखेंगे। देखो, हम इसको डिस्कस करेंगे, उससे पहले अब बात ये जान लो, यूपीएससी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगी कि भारत और कुवैत की यात्रा पर चर्चा करो, कम ही चांस है। देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता कि डायरेक्ट पूछ लिया जाए कुवैत और भारत के संबंध कैसे हैं। अगर मेंस में ये क्वेश्चन बनेगा, प्रीलिम में तो बन सकता है, प्लेस एंड न्यूज से संबंधित कुवैत दे दिया, किस चीज से बाउंड्री लगती है, कौन से चीज से बाउंड्री लगती है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकती है यूपीएससी प्रीलिम में। तो मेंस में है ना, अगर कोई क्वेश्चन बना कुवैत से रिलेटेड तो ये बन सकता है कि भारत की है ना मिडिल ईस्ट के साथ में अभी रिलेशन है, उनको बेहतर करने की आवश्यकता है, या मिडिल ईस्ट में अशांति चल रही है तो भारत वहाँ पे किस प्रकार से मध्यस्थता करके रिश्तों में सुधार कर सकता है, कौन उसमें भूमिका निभा सकता है, ऐसे कुछ करके घुमा फिरा के, या फिर ऐसे कर सकता है कि मिडिल ईस्ट में भारत के रिश्तों को सुधारने के लिए, मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए भारत किस प्रकार से कुवैत की हेल्प से ये मध्यस्थता करके रिश्ते सुधार सकता है। तो वहां पर कुवैत के एग्जाम्पल दे सकते हो, वहां पर ये पॉइंट काम आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनने का कम ही चांस है। तो अब बात कर लेते हैं कुवैत और भारत के रिश्तों के बारे में। सबसे पहले आप कुवैत का मैप देख लो, प्रीलिम के लिए मैप जरूरी है, प्री में काम आएगा। प्लेस इन न्यूज, ऐसे पूछ लिया कुवैत की बाउंड्री किससे नहीं लगती है, किससे लग सकती है। पहले ईरान देख लो, यहाँ पर ईरान आ गया, तो कुवैत की बाउंड्री ईरान से लगती है, कुवैत ईरान, हाँ जी ईरान से लगती है। ऊपर क्या आ गया, इराक आ गया, इराक से लगती है, हाँ जी इराक से लगती है। इधर क्या आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, तो इन तीनों से लगती है कुवैत की बाउंड्री, हाँ जी। इधर क्या आ गया, पर्सियन गल्फ आ गई, तो इन चारों से बाउंड्री लगती है कुवैत की। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली जो कि हमारे प्रीलिम में काम की है। अब हम बात करते हैं कुवैत और भारत के रिश्तों के बारे में। कुवैत और भारत के रिश्तों को समझने से पहले आप ये चीज़ समझ लो, कुवैत के साथ में हमारे रिश्ते अच्छे होना जरूरी क्यों है। इसके लिए क्या समझना आपको, कुवैत की लोकेशन देखो, कुवैत है ना यहाँ पर है, ये जो पर्सियन गल्फ है तो उसके जो गेट होता है, गेट कीपर की भूमिका निभाता है। तो मिडिल ईस्ट में, ठीक है, जो हमारे मध्य एशिया का एरिया है, जो भी यहाँ पे टेंशन चली आती रहती है, तो ये अभी किसी भी स्थिति में देखो हर समय ये न्यूज़ में रहता है। क्यों न्यूज़ में रहता है, कुछ इसके पीछे कुछ कारण है। एक तो यहाँ पर तेल के जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तेल के ऑयल के जो रिजर्व कंट्री है वो बहुत ज़्यादा है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, तो यहाँ पर एनर्जी के लिए सारी कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा एक स्वेज कैनाल यहाँ से गुजरती है जो हमारा माल का आवागमन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा कारण, यहाँ से यूरोप की ओर भेजना है माल, तो उसमें भी ये हमारा ईरान से होते हुए हमारे कॉरिडोर भी है कि हम ईरान का होते हुए अफगानिस्तान से होके एक कॉरिडोर बना के भेजेंगे, तो उसके लिए भी ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुवैत, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, ये जो है ना ये एक गेट कीपर की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि देखो सऊदी अरेबिया को देखोगे, उसकी ईरान से प्रॉब्लम है, हर टाइम सऊदी अरेबिया ईरान लड़ते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने जाते हैं। दोनों चाहते हैं कि हमारा जो वर्चस्व है वो गल्फ कंट्री में बना रहे, जो मोमडन कंट्री, जो मुस्लिम कंट्रीज है ना उसमें हमारा वर्चस्व बना रहे। ईरान भी ट्राई करता है, सऊदी अरेबिया ट्राई करता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में टेंशन बनी रहती है। इराक और ईरान के बीच में टेंशन है, इराक और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन है, उधर टर्की के लिए टेंशन है। तो ये सारे देश हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं, ठीक है, सारे देश, मोस्ट ऑफ कंट्री है वो ऐसे आपस में झगड़ते रहते हैं। बट इसमें है कुवैत और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, ठीक है, बहरीन भी, कुछ ऐसे देश हैं जो हमेशा न्यूट्रल स्टांस रखते हैं, वो किसी के साथ में झगड़ते नहीं है। कुवैत का इजराइल के साथ में भी इतना टेंशन नहीं है, बाकी देशों का है पर कुवैत का नहीं है। और सेम यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसका भी इजराइल के पास में, इजराइल के साथ में टेंशन नहीं है। तो ये देश ज़्यादातर न्यूट्रल रहते हैं। अब ये किस प्रकार से भूमिका निभा सकते हैं ये चीज़ समझो। तो देखो ये चीज़ है, एक तो भूमिका वो हमेशा है ना न्यूट्रल रहते हैं, किसी की आवाज़ नहीं, भाई तू तेरा है ना मन चाहे वो देख ले, मुझे ना तो तेरे से मतलब है ना किसी और से मतलब है, मुझे मेरे देश का फोकस करना है। तो कुवैत इस प्रकार का एक देश है जो फोकस करता है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करता है, इसका कभी भी ये टारगेट नहीं होता किसी के मैटर में पड़े। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, कुवैत है वो न्यूट्रल स्टांस रखता है। अब न्यूट्रल रखने से भारत का इसमें क्या फायदा है, भाई कुवैत तो न्यूट्रल है, हमारे लिए क्या बेनिफिट है। तो ऐसे देश है ना जिसका किसी से कोई लेने देना नहीं, तो भारत क्या करेगा, उस देश से संबंध अच्छे बना लेगा। दो जनों की लड़ाई है,
एक ए है, यहाँ पे देख लो, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, इन दोनों की आपस में लड़ाई है, इन दोनों को दिक्कत है। अगर मैंने इससे दोस्ती कर ली, ये है डी, डी को लगता है मैंने बी से दोस्ती करी तो ए नाराज हो जाएगा, और ए से करी तो बी नाराज होगा। सी बंदा है ना, इससे दोस्ती कर लो, ना ये नाराज होगा ना ये नाराज होगा। तो कुवैत उस टाइप का बंदा है, तो कुवैत उस टाइप का देश है। तो कुवैत से भारत दोस्ती करके, अच्छे संबंध करके, यहाँ का जो रीजन है ना, एक तो उसमें शांति लाने के लिए मीडिएट कर सकता है, मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, कुवैत उसमें भूमिका निभा सकता है। क्योंकि कुवैत ने है ना पास्ट में भी कई देशों के बीच में शांति व्यवस्था स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईरान सऊदी अरेबिया के बीच में ये टेंशन कम करने में भूमिका निभाता है, ईरान के बीच में इजराइल के साथ में भी संबंध स्थापित करने में ये भूमिका निभाता है, सेम काम करता है यूएई। तो इस प्रकार के देशों के संबंध सुधार के भारत अपने अलायंस को बढ़ा के जो आसपास का रीजन है वहां पर शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो पहला पॉइंट है, इसलिए हमारे लिए कुवैत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन और इसका न्यूट्रल स्टैंड है वो हमेशा हमारे लिए काम का होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि दूसरा पॉइंट क्यों काम का है कुवैत हमारे लिए, कि इसकी लोकेशन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि इस आसपास के पूरे रीजन में अगर भारत को अपना वर्चस्व स्थापित करना है, भारत के संबंध बहुत बेहतर करने, कुवैत इसमें एक गेट कीपर की भूमिका निभाता है, एक एंट्री पॉइंट की भूमिका निभाता है। तो इसके लिए भी कुवैत के साथ में रिलेशन है वो अच्छे होने जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट ये हो सकता है जियो पॉलिटिकल पोजिशन। जियो पॉलिटिकल हमने देख लिया कि ये गल्फ कंट्री का एंट्रेंस पॉइंट है, इसे गेट कीपर की भूमिका निभाती है, ये गेट की भूमिका करता है, यहीं से होकर आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक पावर हाउस। कुवैत है वो ऑयल की बात करें तो ऑयल रिजर्वर में 6th स्थान पे आता है, 6th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वर, ग्लोबल ऑयल का रिजर्व है उसमें कुवैत है वो 6ठे नंबर पे आता है। ओपेक मेंबर में भी है, कुवैत है वो ओपेक का भी मेंबर है, और ये ऑयल का जो रिजर्व है उसमें, ऑयल का जो भंडार होता है उसमें 6ठे नंबर पे आता है। तो ये इसकी पोटेंशियलिटी दिखाता है कि अगर भारत का कुवैत के साथ में रिश्ते अच्छे हैं तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उनको हम इंश्योर कर सकते हैं, हमारी ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं अगर हमारी कुवैत के साथ में संबंध अच्छे हैं तो, ठीक है जी। उसके अलावा भी कुवैत में यहाँ पे सॉवरन वेल्थ फंड, सॉवरन वेल्थ फंड का होता है, एक अलग से फंड बनाया जाता है, इसका है वो कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अलग अलग देशों में इस प्रकार का फंड बनाया जाता है। कुवैत का जो सॉवरन वेल्थ फंड है ये 924 बिलियन का है, 924 बिलियन इनके पास में पैसे पड़े हैं, इसका कुवैत कहीं पे भी उपयोग कर सकता है, और ये चौथे नंबर पे आता है। वर्ल्ड का चौथे नंबर का देश है जिसके पास में इतने फंड है, इतने पैसे पड़े हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए। भाई तू मन चाहे वहां इन्वेस्ट कर, तेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे पास में सॉवरन वेल्थ फंड है वो 924 बिलियन का है। आप समझ रहे हो कितने पैसे पड़े हैं इसके पास में। तो अगर भारत के कुवैत के साथ में रिश्ते अच्छे हैं तो ये बंदा क्या करेगा, भारत को बोलेगा भाई साहब हम तो आप तुम्हारे, देखो हमारा एक दोस्त है उसके पास पैसे बहुत पड़े हैं, अनवांटेड पैसे पड़े, कितने भी पैसे पड़े कोई भी यूज़ करो कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर मेरे दोस्त के साथ में संबंध अच्छे हैं ना, रिश्ते अच्छे हैं ना, तो वो मेरे को कभी भी हेल्प करने के लिए दे देगा। भाई ये तेरे को पैसे दे रहा हूँ, तू चाहे तो कुछ भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर, जब तेरे पास वापस पैसे आ जाए ना तब तू है ना मेरे पैसे मेरे को वापस दे देना बिना ब्याज के। तो वो बेनिफिट रहता है ना भाई कि बिना ब्याज के पैसे मिलना आज के टाइम में बहुत अच्छे हैं। तो सेम कुवैत के पास में 924 बिलियन पड़े हैं, तो अगर वो भारत में इन्वेस्ट कर देता है तो इन्वेस्टमेंट होगा तो रोजगार क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगी तो हमारी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ रेट होगी, ओवरऑल हैप्पीनेस आएगी। तो फायदा ही फायदा, इसकी बहन का मजे ही मजे है। तो वो वाली बात है, मजे वाली बात है। तो कुवैत के पास में सोवरेन वेल्थ फंड है, 4th नंबर पे आता है, तो इसलिए भी कुवैत के साथ में रिश्ते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कुवैत है वो इकोनॉमिक पावर हाउस है। फिर बात करते हैं डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी की। हमने अभी बात करी है कुवैत है वो डिप्लोमेटिक न्यूट्रल है, इसका में स्टैंड होता है हमेशा, वो किसी भी पक्ष में नहीं होता है। तो भारत के साथ में ये रिश्ते अच्छे हैं तो बेनिफिट देखने को मिलता है। तो पूरे रीजन में है वो शांति स्थापित करने में कुवैत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुवैत के रिश्ते बाकी देशों के साथ में अच्छे हैं तो कुवैत मध्यस्थता करने में, पूरे मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने में भारत की मदद कर सकता है, और भारत ग्लोबल लीडर बनने के लिए अग्रसर हो सकता है। क्योंकि किसी भी दो देशों के बीच में कोई दो दोस्त है, ऐसे समझो कोई दोस्त है, ठीक है, कोई दो व्यक्ति है, उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, अगर आप जाके उनके बीच में सोल्व करवा देते हो वो झगड़ा, वो मैटर को सोल्व करवा देते हो, तो आपकी वैल्यू तो बढ़ेगी। भाई ये बंदा है ना, इसका कहना ये दोनों ही मानते हैं, तो उस बंदे की इज्जत बन जाती है। तो वैसे ही कुवैत के माध्यम से भारत ये मिडिल ईस्ट में शांति करवा देता है, तो भारत की क्या होगी, इज्जत बढ़ जाएगी। ठीक है, वेस्ट एशिया में, ये पूरा जो एशिया का रीजन है ना,
कुवैत है, सऊदी अरेबिया, यूएई है, इराक है, ईरान है, फिर लेबनान है, फिर इजराइल है, यहाँ पर पूरी शांति स्थापित कर देता है तो भारत है ना अपने आप में दादा बन जाएगा। तो दादा बनाने में कुवैत हेल्प कर सकता है। फिर एक चीज़ है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, कुवैत आसपास के जितने भी मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरेबिया वहाँ पे मोनार्की है, राजशाही सिस्टम में, इराक में वहाँ पे जो मुस्लिम अथॉरिटीज़ में मतलब वहाँ पे एक जो रिलीजन है वहाँ का जो लीडर है वही रूल करता है, सेम ईरान में है, सेम इराक में है। तो मोस्ट ऑफ जो वहाँ की कंट्रीज़ है, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, लाइक पाकिस्तान वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ये जो गल्फ की कंट्री है वहाँ पर क्या है, मोनार्की यानी राजशाही है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। बट कुवैत है वो मोनार्की नहीं है, वो लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है। यानी कि गल्फ कंट्री है वो सारे क्या है, वो सारे मोनार्की है, तो वहाँ पे संबंध अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि हमारा देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। और जो गल्फ कंट्री है मोस्ट ऑफ जो कंट्री है वो क्या है, राजशाही है। तो उनके साथ में संबंध इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी भी अलग हो सकती है। हम है ना लोगों की बात करते हैं, लोगों की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लोगों की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जितना भी हो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वो पीपल सेंट्रिक होगी। बट उनकी जो पॉलिसी होगी वो पीपल सेंट्रिक हमारे अकॉर्डिंग कम होगी। तो लोकतंत्र है, वहाँ की जो पॉलिसी से विचारधारा पूरी अलग हो जाती है। तो जो भी गल्फ कंट्री है, जो मोनार्की है, उनके साथ में इतने अच्छे रिश्ते करना थोड़ा कम रहता है, चांस कम है ना भाई, उनकी सोच ही अलग है, हमारी सोच अलग है। जैसे हम बात करेंगे, एक टाइम में भारत का झुकाव है ना वो था सोशलिज्म की ओर, भारत ने सोशलिज्म को फॉलो करता था। तो उस टाइम है ना भारत का झुकाव रसिया की ओर था, ऑटोमेटिक आपने नोटिस भी किया था 1991 तक है ना भारत का झुकाव रसिया की ओर ज़्यादा था। और रसिया ने 1971 के वॉर में भारत की हेल्प भी करी थी क्योंकि भारत का भी झुकाव समाजवाद की ओर था और रसिया तो ऑलरेडी साम्यवाद था, ठीक है, सोशलिज्म की बात करता था। तो हम जैसे जिसका झुकाव होता है ना, आपका विचारधारा और किसी व्यक्ति की विचारधारा मिल रही है तो आप ऑटोमेटिक उसके करीब चले जाओगे, आपकी दोस्ती अच्छी हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर अप्लाई होता है कि कुवैत है वो एक लोकतांत्रिक देश है, सेम इंडिया है वो भी एक लोकतांत्रिक देश है। दोनों लोकतांत्रिक होने से क्या होगा कि कुवैत है वो हमारी बात समझेगा कि इंडिया अगर इस स्टेप ले रहा है तो क्यों ले रहा है, भाई लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सरकार को सत्ता में रहना है तो सत्ता में रहने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है क्योंकि इनकी मजबूरी है। तो कुवैत वो चीज़ समझ सकता है, बाकी जो मोनार्की है वो चीज़ें नहीं समझेगी क्योंकि उनकी विचारधारा नहीं, वहाँ पे उनको वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। जो एक लोकतंत्र के सामने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो मोनार्की के सामने नहीं होती है। आज ईरान में जाके आप है ना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें नहीं बोल सकते जो इंडिया में बोल सकते हो क्योंकि इंडिया उसके लिए ओपन है, इंडिया में लोगों के पास में अधिकार दिए गए हैं, सऊदी अरेबिया ईरान में नहीं है। तो वो चीज़ें वो लोग नहीं समझ पाएंगे ना, वहाँ के राजा कैसे समझ पाएंगे भाई ये चीज़ें क्या बकवास करे जा रहा है। हम बात करेंगे हमारे लोग हमारे खिलाफ विरोध कर रहे हैं, हम कोई एक्शन ले लिया, भारत सरकार किसान कानून लेके आई थी, किसानों ने विरोध किया, कानून वापस लेने पड़े थे, है ना, वहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो अगर उनको ये चीज़ें समझाएंगे भाई हमारे देश में ऐसी चीज़ें होती है, उनको लगा क्या बकवास कर रहा है यार, ऐसे भी थोड़ा ही होता है, चांटे मार दो, ठीक है, वो चीज़ें नहीं चलेगी। तो कुवैत है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सक्सेसफुली डेमोक्रेटिक मतलब अच्छे रूप से वहाँ पर लोकतंत्र चलता है। तो इस वजह से भारत और कुवैत की विचारधारा अच्छी है, तो कुवैत इस मामले में भी भारत की हेल्प कर सकता है और दोनों के विचार अच्छे होने से मित्रता और अच्छी हो सकती है। तो पूरे आसपास के रीजन में भी इस प्रकार की विचारधारा डेवलप की जा सकती है। तो ये भी एक फायदा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भारत और कुवैत के संबंध कैसे हैं। संबंधों की बात करें, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, फिर धीरे धीरे ये मिडिल ईस्ट के जो भी कंट्री थे वो भी ब्रिटिशर थे, फ्रांस थे, पोर्चुगीज थे, अलग अलग की तरह ये कॉलोनी बने हुए थे। धीरे धीरे ये सारे देश भी आज़ाद होने लगे। तो भारत ने है ना 1961 में कुवैत को एक देश के रूप में मान्यता दी और साथ ही साथ में कुवैत के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। तो कुवैत के है ना, कुवैत जब ये देश बना था तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग में जिसने भी कुवैत के सामने रिश्ते स्थापित किए थे उनमें से भारत एक था। जैसे मैं है ना किसी चीफ फील्ड में गया तो कुछ लोग थे वो सबसे पहले मेरे पास में आया, तो वैसे ही जो देश थे ना जिसने कुवैत के साथ में सबसे पहले रिश्ते स्थापित किए उनमें से भारत एक देश था। तो भारत है ना कुवैत का बहुत ही पहले से पार्टनर कंट्री। 1961 में भारत ने कुवैत के साथ में रिश्ते हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, वो स्टार्ट कर दिए थे। तो इस मामले में माना जाता है कि दोनों रिश्ते हैं काफ़ी लंबे समय से दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे चले आ रहे हैं। फिर बात करते हैं हम, ये सारी चीज़ें देख लिए, वहाँ भारत का जो रुपया है ना इंडियन रुपी वो कुवैत में लीगल टेंडर है। अब बताओगे आप लीगल टेंडर होता क्या है। लीगल टेंडर मतलब होता है आप है ना 10 रुपये की नोट लेके गए, ठीक है, भारत में इस नोट को कोई भी मना नहीं कर सकता है क्योंकि
हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसकी ओर से बोला गया है कि भारत में 10 रुपये की नोट है वो लीगल टेंडर है। जब मोदी जी ने नोट बैन करी थी, है ना, नोट बैन करी थी, तब मोदी जी ने क्या करा था? जब 1000 रुपये की नोट बैन करी थी तब मोदी जी ने कहा था आज से रात 8 बजे से 1000 रुपये की नोट है वो भारत में लीगल टेंडर नहीं है। ऐसी बात बोली थी ना। क्यों बोली थी ऐसी बात? ऐसी बात इसलिए बोली थी कि उसके बाद में कोई भी व्यक्ति है वो 1000 रुपये की नोट लेने से मना कर सकता है। लीगल टेंडर का मतलब ये है कि ये रुपया लेने से कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। अगर भारत में 10 रुपये का रुपया, 10 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, जो भी लीगल टेंडर है उसको लेने से कोई व्यक्ति मना करे तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। किसी की भी औकात नहीं है कि आपको लीगल टेंडर होने के बाद में भी आपके रुपये को कोई खारिज कर पाए। तो सेम कुवैत में है, वो 1961 से कुवैत में है। जो भारत का जो रुपया है, मतलब 1 रुपये का सिक्का है, नोट है, जो भी है, वो वहाँ पर लीगल टेंडर है, वो वहाँ पर वैध है। वहाँ पे जाके 1 रुपये अपन सिक्के में जाके, अपने रुपयों में जाके वहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सामान खरीद सकते हो। आपको कोई भी सामान लेना है तो आपको कुवैत का पैसे लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय पैसों से भी आप कुवैत में जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। तो वहाँ पर इंडियन रुपीज़ है वो लीगल टेंडर है। तो कितने अच्छे रिश्ते हैं, हमारा रुपया वहाँ पे चल रहा है, देख सकते हो। कोई दूसरा देश थे, वहाँ पे जाके अपने पैसों से शॉपिंग कर सकते हो। तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं ना। तो इतने अच्छे रिश्ते हैं। फिर बात करते हैं ट्रेड रिलेशन की। तो कुवैत और भारत के बीच में 2023-24 का जो साल था, इस दौरान $10 बिलियन का व्यापार हुआ। कुवैत भारत में कई चीज़ें भेजता है, इंपोर्ट करता है, कई चीज़ें कुवैत भारत से एक्सपोर्ट करता है। तो दोनों देश हैं, उनके बीच में $10 बिलियन का ट्रेड रिलेशन है। तो मतलब रिलेशन भी अच्छा है, व्यापारिक रिलेशन है वो भी अच्छा है। कुवैत है वो इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। मतलब भारत अलग अलग देशों से क्रूड ऑयल खरीदता है, तो इसमें 6ठे नंबर पे कुवैत आता है। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों बढ़ाने की आवश्यकता है? क्योंकि कुवैत है, वहाँ पर ऑयल की बहुत ज़्यादा सप्लाई है, बहुत ज़्यादा रिजर्वर है, तो भारत वहाँ से सप्लाई कर सकता है, वहाँ से ये खरीद सकता है, ठीक है ना, बाय कर सकता है क्रूड ऑयल। और कुवैत है वो सस्ते में भी दे सकता है क्योंकि रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है। और कुवैत कई बार है ना, ओपेक जो कंट्री है उनके नियम को मानता भी नहीं है, उनसे बाहर भी आ जाता है। कुवैत का ये भी है खासियत है। तो ये भी देखा जाता है कि कुवैत है वो हमारी क्रूड ऑयल की जो भी नीड है उसको पूरी कर सकता है। उसके अलावा कुवैत में एक अथॉरिटी बनी हुई है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अभी हमने बात करी थी सोवरन वेल्थ फंड की। सोवरन वेल्थ फंड क्या था? ये एक प्रकार का अलग से फंड बनाया गया था 900 बिलियन का, ये कुवैत के पास में पड़ा है। तो कुवैत की एक अथॉरिटी है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये इस सोवरन वेल्थ फंड का उपयोग करती है। तो ये जो किया है ना सोवरन वेल्थ फंड, इसका यूज कौन करती है? किया कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी किया है। तो ये है ना, इसने इस सोवरन वेल्थ फंड में से 10 बिलियन है वो भारत में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर 900 बिलियन पड़े हैं, उसमें से 10 बिलियन तो भारत में ऑलरेडी है, ये इन्वेस्ट कर चुकी है। तो ये देखने को मिल सकता है कि कुवैत है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और रिश्तों की बात करें तो भारत ने 2 लाख वैक्सीन के डोज है वो कुवैत में भेजे थे। जब कोविड आया था तब 2 लाख वैक्सीन के डोज कुवैत में भेजे थे। इसी टाइम कुवैत ने भी हमारी हेल्प की थी। ऑक्सीजन सिलेंडर है वो कुवैत ने भेजे थे और कई प्रकार से इंडिया की हेल्प की थी। मेडिकल जो इक्विपमेंट है उसके लिए जो एड की आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता थी, तो वो कुवैत ने भारत की हेल्प करी थी। पीपल टू पीपल टाइज की बात करें, लोगों से लोगों का कैसा संपर्क है, तो वो भी कुवैत के साथ में अच्छे रिलेशन। कुवैत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 5 मिलियन है, ठीक है। 50 लाख वहाँ के टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 10 लाख है वो तो भारतीय है। 50 लाख में से 10 लाख भारतीय है। तो आप सोच सकते हो भारत का वहाँ पर किस प्रकार का वर्चस्व है, इतने लोग वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं। तो भारत का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है कुवैत पर, ठीक है। तो लोगों से लोगों का संपर्क भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं कुवैत के साथ में रिश्तों को बेहतर करने के लिए। तो भारत ने एक भारत महोत्सव को आयोजन किया था 2023 में। 2023 में इंडिया ने फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन मार्च 2023, ये कुवैत के साथ में रिश्तों को बेहतर करने के लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसके अलावा हिंदी रेडियो प्रोग्राम नमस्ते कुवैत भारत के द्वारा 2024 अप्रैल 2024 में नमस्ते कुवैत एक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया था। कुवैत के साथ में हिंदी में ये रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि कुवैत में जो भारतीय रहते हैं उनको मनोरंजन किया जाए, उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं मनोरंजन की वो इच्छा पूरी करी जाए।
तो ये भी स्टेप उठाया गया था इंडिया के द्वारा ताकि रिश्तों को और बेहतर किया जाए और हमारे जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस बना रहे। इसके अलावा वहाँ पर 26 CBSE स्कूल भी है। अब यार कितना अच्छे रिश्ते आप देख सकते हो, वहाँ पर 26 है वो CBSE की स्कूल भी है, वहाँ पर 60,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। तो ये भी चीज़ें अच्छी देखी जाती है। अब ये तो सारी चीज़ें देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में। देखो, भारत के कुवैत के साथ में इतने अच्छे रिश्ते हैं, इसके बावजूद भी हमारे जो रिश्ते हैं ना, एक पोटेंशियल है कुवैत के साथ में, जो रिश्तों का जो पोटेंशियल है ना वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए। किस प्रकार का पोटेंशियल है? पोटेंशियल ये है कि कुवैत और भारत के साथ में अभी ट्रेड कितना होता है? 10 बिलियन का, ओनली 10 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। कुवैत दूसरे देशों के साथ में इससे भी ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ में ट्रेड करता है, और भी जो कंट्री है वहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बट इंडिया के साथ में अभी ट्रेड कम है, तो ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है। ट्रेड की जो पोटेंशियल है उसको अभी भी अचीव हम नहीं कर पाए हैं। कुवैत में US के मिलिट्री बेस बने हुए हैं, मिलिट्री बेस बने से कुवैत का आसपास रीजन में US का इन्फ्लुएंस बना हुआ है। क्या इंडिया इस प्रकार का कोई स्टेप ले पाया है? क्या इंडिया के इतने अच्छे रिश्ते हैं कि कुवैत में इंडिया जाकर अपना मिलिट्री बेस बना पाए या फिर मिलिट्री एक्शन ले पाए? आसपास के रीजन में अगर आवश्यकता पड़े तो इंडिया इस प्रकार की गतिविधि कर सकता है? नहीं कर सकता है। एक बार कुवैत ने हेल्प करी थी, जब हमारे वहाँ पे कुछ एक्शन लेना था, कुछ हमारे व्यक्तियों को वहाँ से छुड़वाना था, तब कुवैत ने हेल्प करी थी। तो ये भी रिश्ते बेहतर किए जा सकते हैं ताकि रिश्ते इन फ्यूचर में और आगे बढ़े। साथ ही साथ में कुवैत का जो इन्वेस्ट करता है, क्या इंडिया में कितना इन्वेस्ट किया? ओनली 10 बिलियन का। कुवैत ने इससे ज़्यादा कई और देशों में इन्वेस्ट कर रखा है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी जो एक पोटेंशियल है उसको अभी भी इंडिया और कुवैत दोनों अचीव नहीं कर पाए। तो ये कुछ चैलेंज देखने को मिलते हैं। अब क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आवश्यकता है। दोनों देशों के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की आवश्यकता है। ये दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, जो टाइज हैं, उसको स्ट्रेंथन करने में, उसको मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो दोनों देशों को रणनीतिक भागीदारी जो समझौता होता है, व्यापक रणनीतिक भागीदारी समझौता, उसको हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, उस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। इससे संबंध है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ये व्यापक रणनीतिक भागीदारी जो समझौता है उसको हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, उसे साइन करने की आवश्यकता है, जिससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसके साथ साथ सैन्य और सुरक्षा सहयोग, ठीक है, इसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको भी बेहतर करने की आवश्यकता है, ताकि रक्षा जो सहयोग है, समझौता है, उसे बेहतर किया जा सकता है। तो डिफेंस है, ठीक है, मिलिट्री है और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, इसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक इनिशिएटिव की, आर्थिक पहल की बारे में बात करें तो किया, कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट एजेंसी है वो, और भारत की है NIIF, ठीक है, निवेश अवसंरचना कोष, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, ये दोनों पार्टनरशिप करके एक दूसरे में इन्वेस्ट कर सकती है। कुवैत को इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर सकती है कि कुवैत है वो इंडिया में इन्वेस्ट करे। कुवैत के पास में बहुत पैसे पड़े हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुवैत को अट्रैक्ट किया जा सकता है। कुवैत के पास में तेल के भंडार बने हुए हैं, काफ़ी तेल का रिजर्वर है। इंडिया ने जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, UAE, इसके साथ में एक समझौता किया है कि UAE है वो इंडिया को ऑयल को एक्सपोर्ट करेगा, ऑयल है इंडिया को भेजेगा, और इंडिया है उसके रिजर्वर बना देगा, ताकि इन फ्यूचर में, भविष्य में जब भी जरूरत पड़े तब हम उस ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें UAE ने हमारी मदद की है। तो इस प्रकार का मॉडल है वो कुवैत के साथ में भी अपनाया जा सकता है। कुवैत से ऑयल को लाके भारत है वो रिस्टोर कर सकता है, उसे स्टोर कर सकता है, रिजर्वर उसका बना सकता है। इन फ्यूचर में जब आवश्यकता पड़ेगी इमरजेंसी में, तब उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार का मॉडल है वो कुवैत के साथ में भी अपनाने की आवश्यकता है। अभी कुवैत है ना, एक विजन पे काम कर रहा है। ये विजन है 2035 का विजन है कुवैत का। इसमें कुवैत है वो कुवैत को पूरी तरह से नया बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, कई रिसर्चर्स की आवश्यकता पड़ेगी, कई स्पेशलिस्ट की, विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी। तो भारत इसमें कुवैत की हेल्प कर सकता है। भारत में कई इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी किए गए हैं, तो भारत को इसमें एक्सपर्टीज है, तो इसमें कुवैत की भारत है वो हेल्प कर सकता है। जस्ट लाइक नमिता, आई डोंट हैव एक्सपर्टीज सो आई एम आउट। भारत ऐसा नहीं बोल सकता है, भारत ये बोलेगा मेरे पास एक्सपर्टीज है तो आई एम इन, ठीक है। शार्क टैंक वाली जो नमिता है ना, हर बार बोलती है मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, बट भारत ऐसा नहीं बोल सकता है। भारत ये बोलेगा मेरे पास एक्सपर्टीज है सो आई एम इन, ठीक है जी। फिर बात करते हैं एजुकेशन की और कल्चर की। कल्चर तो देखो सेम है, क्योंकि वहाँ पर है ना काफ़ी भारतीय रहते हैं, तो हमारे कई त्यौहार वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। हमारे कई मुस्लिम भाई हैं वो वहाँ रहते हैं,
वहाँ के कई मुस्लिम भाई इंडिया में रहते हैं, तो काफ़ी कल्चरल जो सिमिलरिटीज़ हैं वो दोनों देशों में देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं एजुकेशनल की, तो एजुकेशन है हमारी IIT है, IIM है, वो वहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं। पहले तो कल्चरल संबंध उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारे त्यौहार वहाँ सेलिब्रेट किए जा सकते हैं, ठीक है, हमारे लोग वहाँ जाएंगे तो हमारे कल्चर संबंध और भी बढ़ेंगे। फिर बात करते हैं IIT IIM की, तो वो भी वहाँ पे खोलने से क्या होंगे कि हमारे जो यहाँ से जो टैलेंटेड लोग हैं वहाँ जाएंगे तो वर्चस्व और अच्छा हो सकता है। ये सारी चीज़ें। फिर तकनीकी सहयोग, तकनीकी सहयोग में इंडिया क्या कर सकता है, तो इंडिया है ना टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन कर सकता है। जैसे हमारा है ना अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। फिर आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और ISA, इन दोनों में कुवैत को इनवाइट कर सकता है। कुवैत को कह सकता है कि आप है ना इसको ज्वाइन कर लो, सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लो, और ये रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजास्टर से रिलेटेड, इस दोनों को ज्वाइन कर लो। कुवैत इसको ज्वाइन करता है तो भारत की पार्टनरशिप और मजबूत हो जाएगी और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये और मजबूती से काम करेंगी। तो इसके लिए भी कुवैत को इन्वाइट किया जा सकता है। साथ ही साथ में स्पेस सेक्टर है ना, भारत उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमारा इसरो है ना काफ़ी लीड कर रहा है, वर्ल्ड लीडर, जैसे US है, रसिया है, जापान है, चाइना है, इनके कंपेरिजन में इंडिया काम कर रहा है स्पेस सेक्टर में। तो वहाँ पर इंडिया है वो कुवैत की हेल्प कर सकता है। कुवैत को अगर कोई अपना स्पेस सेक्टर में कुछ लॉन्च करना है तो इंडिया वहाँ पे हेल्प कर सकता है। कुवैत की जो डेवलपमेंट करना है स्पेस सेक्टर में, जो भी डेवलप करना है वहाँ पर इसरो के साथ में मिलकर काम किया जा सकता है। कहीं सैटेलाइट है वो लॉन्च कर सकते हैं दोनों देश साथ में मिलकर, तो यहाँ पर कोऑपरेशन बढ़ सकता है क्योंकि इंडिया इसमें एज में है, इंडिया काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और कुवैत को इस चीज़ का पता है, तो यहाँ पर दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं साथ में। इसके अलावा एविएशन और कनेक्टिविटी, कुवैत के साथ में कनेक्टिविटी और बेहतर करने की आवश्यकता है और फ्लाइट्स दोनों के बीच में चलाई जा सकती है क्योंकि कई भारतीय वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ की आवाजाही को बेहतर किया जा सकता है। हमारे UPI वगैरह है उसको भी वहाँ पे UAE की तरह वहाँ पे भी इनको लागू किया जा सकता है। तो ये था पूरा आर्टिकल था कुवैत और भारत के रिश्तों से संबंधित। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। फ्रांस में है ना एक 72 वर्षीय महिला थी, इनके साथ में गैंगरेप हुआ है, काफ़ी लंबे समय तक ये कोर्ट में केस चला, उसके बाद में इनको न्याय मिला। तो ये इस पे है ना एक लीगल इश्यू तैयार हो गया है कि इस प्रकार के अगर कानूनी अड़चनों की वजह से कोई भी है ना जजमेंट उसे समय लग जाता है तो क्या होना चाहिए। ये तो काफ़ी है ना इस पर लीगल एक्शन थे, बट उसमें फ्रांसीसी एंगल ज़्यादा था। अब देखो हमारा इस पर क्वेश्चन तो डायरेक्ट कुछ बन नहीं सकता और ना कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसका हम कहीं उपयोग कर सके कि भाई देखो फॉरेन की हम है ना बड़ी बड़ी बातें डालते रहते हैं कि इंडिया में है ना ये कमी है, इंडिया का लीगल सिस्टम सही से काम नहीं करता है, यहाँ की जुडिशरी सही से काम नहीं करती है। हम बार बार दूसरे देशों का एग्जाम्पल देते रहते हैं कि भाई उन देशों का आप सिस्टम देखोगे ना, वहाँ पे है ना ऐसा सिस्टम चलता है, वहाँ पे अगर अपराध कर लिया तो तुरंत आपको अरेस्ट करके फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो आप है ना फ्रांस जैसे देशों का एग्जाम्पल देख लो, इनका इतने साल तक रेप हुआ था फिर भी इनको है ना इनको न्याय मिलने में इतना टाइम लग गया था। तो ये सब तो बहानेबाजी है कि अच्छे से काम हो रहा है, बट इस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की गई है। यहाँ पे तो वो लीगल एक्शन की बात की गई थी, बट ये चीज़ ये भी आप समझ के देखो कि हम बात करते रहते हैं ना बाहर के देश, भाई कुछ भी ऐसा नहीं है, कमियां भी होती का सारे देश है ना भाई, ऐसा नहीं है कि अमेरिका है तो बहुत अच्छा है, अमेरिका में भी बहुत कमियां हैं। गन कल्चर है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में देखने को मिलता है, वहाँ आप सिक्योर नहीं महसूस करते अपने आप को, ठीक है, सेफ्टी आपको हर समय खतरे में रहती है। ड्रग्स का अड्डा बन चुका अमेरिका आज, तो ऐसा नहीं कि भारत में कमियां ही कमियां नहीं यार, अच्छा ही है भारत, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड आर्टिकल था, बस कुछ पॉइंट थे नहीं तो हमने डिस्कस किया नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये किसान कवच से रिलेटेड है। क्यों है, सबसे पहले ये न्यूज़ में अभी देखो, कल परसों भी हमने डिस्कस किया था किसान कवच से रिलेटेड। ये है क्या, किसान है वो खेत में जाते हैं, खेत में क्यों जाते हैं, खेत में वो फसल वगैरह उगाते हैं ना, इन फसलों को खाने के लिए आ जाते हैं पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक होते हैं ना, जो कीट होते हैं वो इसको खाने के आ जाते हैं फसल को। अब इन फसलों को कीटों से बचाना है तो किसान क्या करेंगे, किसान भाई है वो पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक है उनको छिड़केंगे। अब ये जो जब छिड़कते हैं ना भाई, ये किसान है, हालांकि ये तो जो भी है किसान नहीं है, बट ये छिड़क रहा है, किसको छिड़क रहा है, कीटनाशकों को छिड़क रहा है ताकि कीट मर जाए। तो कुछ है ना कीटनाशक है वो किसान पर भी आएंगे क्योंकि किसान कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये किसान पे आके गिरेगा। इससे क्या होगा, किसान की जो हेल्थ है वो इशू खड़े हो जाएंगे, हेल्थ को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था। लगातार किसान है वो पेस्टिसाइड्स के संपर्क में आने से, पेस्टिसाइड्स के कॉन्टेक्ट में आने से कई प्रकार की सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम किसानों में देखने को मिल रही थी। ये गवर्नमेंट को इस बात का पता था, भाई किसान है
वो हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसे कम करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए ये किसान कवच बनाया गया है। किसान मतलब किसानों के लिए, कवच मतलब उनकी सुरक्षा है। क्या होगा, इस प्रकार का एक कोट बनाया गया, ये है ना पूरा, इसे क्या बोलोगे आप, ट्रैक सूट बनाया गया है। तो ये पूरा इस प्रकार का होता है, इसे आप धो सकते हो, वॉशेबल है, ठीक है, रीयूजेबल है। ये बनाया गया है ताकि किसान अगर पहनेगा तो इसमें इस प्रकार का फैब्रिक है कि अगर जो आप पेस्टिसाइड होते हैं उनको मारने के लिए, एंटी पेस्टिसाइड होते हैं जो कीटनाशक होते हैं उनको मारने के लिए छिड़के जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो पेस्टिसाइड किसान पे आके गिरेगा तो इसमें इस प्रकार का फैब्रिक है, तो वो जैसे इस पे आके पेस्टिसाइड गिरेगी वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे। तो किसानों को इससे नुकसान नहीं होगा। फायदा क्या है, एक तो पेस्ट किसान है वो छिड़केंगे, ठीक है भाई, छिड़कना तो जरूरी है क्योंकि खेती को बचाना है, तो ये फसल को बचाना है, तो छिड़केंगे। तो अगर पेस्टिसाइड इन पे आके गिरता है तो वो मर जाएगा। तो पहला फायदा है, किसान की हेल्थ में जो दिक्कतें आती थी, लॉन्ग टाइम में सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम होती थी, तो स्वास्थ्य में सुधार करने में ये मदद करेगा। ये रीयूजेबल है, वापस इसका यूज कर सकते हो, वॉशेबल है, धो सकते हो। तो किसान की स्वास्थ्य को ये काफ़ी मदद कर सकता है, स्वास्थ्य सुरक्षा में हेल्प कर सकता है। किसने इसे डेवलप किया किसान कवच को, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, BRIC, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ये बेंगलोर की एक संस्था है, उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया। एक प्राइवेट कंपनी है जिसने भी इसकी हेल्प की है। तो किसान कवच क्या है, किसानों की पेस्टिसाइड से हेल्प करने के लिए इस प्रकार का एक बॉडी सूट बनाया गया है जो कि एक रीयूजेबल है, जो कि वॉशेबल है, ठीक है। इसे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल के द्वारा बनाया गया है। ये किसानों की जो सेफ्टी है उसको प्रमोट करेगा, उसे इंश्योर करेगा, साथ ही साथ में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देगा। और किसान में लॉन्ग टर्म में जो भी हेल्थ इश्यूज होते थे, जो हेल्थ प्रॉब्लम होती थी, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, उसे बचाने का काम करेगा। यही बात की गई है हिंदी में। किसान जो कीटनाशक छिड़कता था उसे बचाने के लिए सूट बनाया गया है। किसने बनाया है, ये बायोटेक्नोलॉजी बायो रिसर्च इनोवेशन काउंसिल के द्वारा बनाया गया था। ये सारे इसके उद्देश्य है, सिंपल सी बातें की गई है। सूट धोने योग्य है, दोबारा उपयोग लाया जा सकता है, यूवी रेजन इससे भी बचाएगा, फिर है कीटनाशक उनको निष्क्रिय कर देगा, इस प्रकार का इसमें फैब्रिक है। एक आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, गवर्नमेंट है ना इस प्रकार की बना तो लेती है, पर आपने ये चीज़ नोटिस करी 4,000 रुपये का है। कौन सा किसान है वो इसे खरीदेगा? आपको लगता है जो किसान है जिसके पास ज़मीन कम है, ठीक है, वही कीटनाशक वगैरह छिड़कता है, वो क्या 4,000 देके ये सूट खरीदेगा? पहली बात तो कितने किसानों को पता है इस प्रकार का सूट बना है? मोस्ट ऑफ किसानों को पता ही नहीं है। हम भी किसान, लेकिन हमारे किसी को भी नहीं पता होगा गांव में कि किसान कवच नाम का कुछ बना है। दूसरी बात, ये 4,000 का है, किसान मर जाएगा बट इसे नहीं खरीदेगा। तो गवर्नमेंट को अगर कुछ इस प्रकार के एक्शन लेने हैं, देखो दिक्कतें क्या देखने को मिलती है, दिक्कतें हमारे है ना, ये पूरे रीजन में, हमारे पूरे देश में दिक्कत ये देखने को मिलती है। गवर्नमेंट एक्शन तो लेती है, पहली बात क्या करती है कि किसान जो है ना वो इसलिए वो चीज़ें कर रहा है क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है उनका इनकम को डबल करना, तो उनको वो सारी चीज़ें हैं, सारी टेक्नोलॉजी है, वो फ्री में प्रोवाइड करवाई जाए भाई, तभी वो लेगा, नहीं तो इंडिया में वो चीज़ें नहीं चल पाएगी। 4,000 रुपये कौन सा किसान है वो खर्च कर सकता है ओनली एक सूट पे जो केवल 1 साल तक चलेगा? भाई किसान अपने जूतों पे नहीं खर्च करते जो कि 4-4 साल तक चलाते हैं, ठीक है। तो कौन से पेस्टिसाइड से बचने के लिए ये सारे काम करेंगे? गवर्नमेंट को ये फ्री में प्रोवाइड करवाना होगा, और साथ ही साथ में किसान तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। जो फार्मर है उनके पास में ये जब तक इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं तब तक आप किसान उसका उपयोग ही कैसे करेगा? बाई चांस किसको खरीदना भी होगा लेकिन उसको पता भी तो नहीं है ना। तो ये सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट कोशिश तो बहुत करती है पर फायदा देखने को मिलता नहीं है। स्कीमें तो बहुत लाती है लेकिन लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो वही है, एक शेर भी है बट मैं बोलूँगा नहीं कि कोशिश हम करते रह गए, उनको उसका असर नहीं दिखा। वैसा ही है कि हमें उनसे मोहब्बत थी तो उनको हमारी मोहब्बत पे शक था, जब उन्हें हमसे मोहब्बत हुई तो हम पर किसी और का हक था। तो वैसी बात है, गवर्नमेंट किसानी के लिए कोशिश करती है तब किसानों को पता नहीं चलता, जब किसानों को पता चलता है तब स्कीम बंद हो जाती है। वही बात है, बस समझ लो आप। महत्व क्या है? वही महत्व यार, सुरक्षा प्रदान करेगा और क्या ही महत्व दे दोगे, ठीक है। कीटनाशकों के बारे में बात करते हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स होता है उसका यूज़ और प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। पूरे विश्व में चाइना है ना सबसे बड़ा, ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, उनका वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो चाइना के द्वारा कीटनाशकों को, पेस्टिसाइड को एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद में इंडिया, यूएस और फ्रांस आते हैं।
तो ये 4 देश हैं वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कीटनाशकों के। इंडिया की बात करें तो इंडिया पे लाखों टन में है ना, हजारों टन में कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। और चाइना, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में तो इससे भी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। भारत में है ना, जितना उपयोग किया जाता है उससे अधिक बनाया जाता है, इसलिए इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है, तो ये कीटनाशकों के बारे में कुछ जानकारी थी। और ये प्रकार के कीटनाशक है वो इंडिया में उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये नाम पढ़ लेना, याद रहे तो करना, नहीं तो गोली मारो। ठीक है, देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन एक बार जरूर देखना। इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, तो आंसर दिया करो भाइयों, मर मत किया जाया करो, है ना। पढ़ा करो क्वेश्चन, तब समझ में आ जाएगा याद हुआ कि नहीं हुआ। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। एक है ना, क्या चलता था 2016 तक है, 2020 तक लोग है ना एक एलिमिनेशन नाम की टेक्निक यूज करते थे क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की। बट इस प्रकार के आप क्वेश्चन यूज करोगे ना, देखोगे ना, तब आपका एलिमिनेशन काम नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये सूट है वो रीयूजेबल है, ठीक है भाई, वॉशेबल है, ठीक है। किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा पहले टेक्निक होती थी, वहाँ पे उसमें एलिमिनेट करके 2 गलत हो गया, ऐसे करके हम आंसर निकाल पाते थे। बट यहाँ पे आप एक को गलत भी कर दोगे तो भी इसका आंसर नहीं बन पाएगा। 50-50% तक भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आप नहीं पहुँच पाओगे। तो ये चैलेंज देखने को मिलता है। तो ये किसान से संबंधित था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स, DGCIS के बारे में। DGCIS क्या है? ये भारत है ना, वर्ल्ड के साथ में, अलग अलग देशों के साथ में, राज्यों के साथ में ट्रेड करता है। तो भारत में ट्रेड होता है, उसके स्टैटिक्स होते हैं, उसके जो डेटा होता है, उसकी जो जानकारी होता है, उसे संग्रहण करता है, यानी कलेक्ट करता है, संकलन करता है, उसका प्रसार करने के लिए एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है। तो भारत सरकार की जो भी जानकारियाँ होती है व्यापार से संबंधित, उसे संग्रहण करने के लिए, संकलन करने के लिए, प्रसार करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है DGCIS। ये इसका नाम है, वाणिज्य, खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय। ये काम करता है व्यापार से रिलेटेड सारे डेटा को इकट्ठा करने में, उसे प्रसार करने में। इसकी स्थापना 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये भारत सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग है, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसके महानिदेशक कौन थे? पहले इसके डायरेक्टर जनरल 1871 में बने थे विलियम W हंटर। 1871 में अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजी बनेगा, विलियम हंटर बने थे। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है कोलकाता में। कौन होता है इसका अध्यक्ष? महानिदेशक। डायरेक्टर जनरल होता है, इसका अध्यक्ष होता है। और जो होते हैं ICC, इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विस के द्वारा इसमें चुने जाते हैं। ठीक है, जो अधिकारी आते हैं वो यहीं से आते हैं। काम क्या है? जो भी रिसर्चर होते हैं, जो एक्सपोर्टर होते हैं, इम्पोर्टर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनसे जो भी डेटा मिलता है, जो वो व्यापार करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनके डेटा को इकट्ठा करता है और डेटा का प्रसार करता है। सब चीज़ें करने का ये काम करता है। देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सारे काम करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल था DGCIS के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से संबंधित है। तो अभी कई सारे बिल है वो इसके पास में भेजे गए हैं। बात करें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो ये एक एड हॉक बॉडी है। एड हॉक कमेटी क्या होती है? उसे कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई जाती है, कोई काम के लिए बनाई जाती है। जब काम पूरा होता है तो इसे खत्म कर दिया जाता है। तो ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC है, तो JPC को इसलिए बनाया गया, इसलिए ये एक एड हॉक कमेटी है। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए इसे बनाया गया है। तो अभी है ना, मेंबर कितने इसमें? मेंबर 21 होते हैं लोकसभा के मेंबर, 10 होते हैं राज्यसभा के मेंबर। इसके लिए इसे बनाया जाता है। पर्पज क्या होता है? अलग अलग बिलों के लिए इसे बनाया जाता है। कोई भी बिल होता है उसमें चर्चा करने के लिए इसे बनाया जाता है। ये लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर की हेल्प से बनाया जाता है और इसे पार्लियामेंट के द्वारा ही इसमें क्या काम किए जाएंगे, कौन कौन इसके सदस्य होगा, वो भी पार्लियामेंट तय करेगी। ठीक है, ये जो भी सिफारिशें देगी वो गवर्नमेंट मानेगी नहीं मानेगी, ये गवर्नमेंट डिपेंड नहीं करता है, ये बाइंडिंग नहीं होते हैं। यानी कि इनकी जो सिफारिश होती है वो बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट पर। नेक्स्ट है डार्क कॉमेट के बारे में। ये क्या होते हैं? धूमकेतु होते हैं, ब्लैक काले कलर के। जो क्या होता है, ये सेलेस्टियल बॉडी होती है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो एस्टेरॉयड की तरह होता है, लेकिन इसका सरफेस एरिया कम होता है, इसमें गैस कम होती है, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए डार्क कॉमेट कहा जाता है। ठीक है, ये डार्क कॉमेट से रिलेटेड है। फिर ये इंफ्रारेड रेडिएशन से संबंधित है। ये थर्मल लाइटिंग है, ये एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें काम आती है। ये कैलाश मानसरोवर से संबंधित आर्टिकल है।
तो यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो स्टार्ट कर दी गई है। ये चाइना में, तिब्बत में है। हिंदू धर्म से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जगह हो जाती है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट है उरुग्वे से संबंधित। ये उरुग्वे की लोकेशन देख लो, ठीक है। मोंटेवीडियो इसकी कैपिटल है। ब्राजील से बाउंड्री लगती है, अर्जेंटीना से इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। यहाँ पर आ गया साउथ पैसिफिक ओशियन आ गया। तो ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, तो दक्षिण अमेरिका का देश है। राजधानी है मोंटेवीडियो, ठीक है। ये आर्टिकल हमारा था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।